कि जब मैं ये सारी सर्जरीज करूंगी तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, उनको क्या लगेगा कि मैं ये सारी सर्जरी सुंदर दिखने के लिए कर सकती हूँ। तो आपने बहुत सही सवाल दिया था। तो मैंने Yes. उसको पूछा था कि हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू, अगर मैंने आपकी बॉडी, आपको जो डिजायर्ड था, जो आपने इमेजिन किया है, आपको रोज सुबह आप इमेजिन करते हो कि प्री प्रेगनेंसी मेरा बॉडी Toned फिगर up था। कैसे था, Correct. वैसे अगर मैंने दे दिया तो आपका क्या चेंज होगा लाइफ में? Yes. I asked her this question. Yes, and she said confidence. Yes. तो Self-esteem. मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 25 इयर्स। आज हम एक बहुत ही अलग बात पे डिस्कस करने वाले हैं। ये वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली हेल्थ से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे कॉन्फिडेंस से जुड़ा है, सेल्फ एस्टीम से जुड़ा है। और ये सब्जेक्ट है मॉमीज मेकओवर। डिलीवरी के बाद हमारे शरीर में इतने सारे बदलाव होते हैं, लेकिन वो सारे बदलाव को लेके हम नाखुश रहते हैं और हम थोड़े इनसिक्योर महसूस करते हैं। तो इसका हल क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं डॉक्टर ध्रुव चौहान से, जो प्लास्टिक सर्जन है और कॉस्मेटिक सर्जन है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉमी मेकओवर के बारे में विद द वर्ल्ड रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक मैडम। सारा मेरी एक पेशेंट। सारा 35 इयर्स की थी और उसने जॉब ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 25। तब से वो जूनियर से लेके सीनियर से लेके अभी चीफ सीनियर एनालिस्ट बन गई थी। शादी को 8 साल हुए थे, बेबी का प्लानिंग ही नहीं किया था। अभी एट द एज ऑफ 35 अच्छी सेटल हो जाने के बाद उसने डिसाइड किया मुझे बेबी चाहिए। फिर बेबी के लिए उसने ब्रेक किया और उसने बेबी फटाफट कर लिया। मदरहुड वो एंजॉय कर रही थी, लेकिन उसको वापस जॉब ज्वाइन करना था, इसीलिए उसने तुरंत दूसरा बच्चा प्लान कर दिया। 2.5 साल के अंदर उसने 2 बेबीज किए, मदरहुड एंजॉय किया, अभी वापस उसको जॉब जाना था। तो यस फाइन, उसके ऑफिस जाने का समय आ गया, वो जाने लगी। लेकिन सेकंड बेबी के बाद जब वो आईने में देखती थी तो अपने बॉडी को लेके एकदम दुविधा आती थी, एकदम इनसिक्योर महसूस करती थी, क्योंकि पहली उसकी जो टोन्ड बॉडी थी जिसपे उसका नाच था वो अभी थोड़ी लूज हो गई। She was missing that. Yes, especially the tummy region, वो एकदम लूज हो गया था, सैगी हो गया था। ब्रेस्ट भी, वो भी एकदम सुडौल, पहले जो ब्रेस्ट थे वो भी अभी सैगी हो गए थे और उसकी स्किन लूज हो गई थी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस वो महसूस कर रही थी और वो इनसिक्योर फील कर रही थी। तो इसके बारे में वो थोड़ा सा सर्च करने लगी। सर्च करने के दौरान उसको मॉमी मेकओवर के बारे में पता चला, तो वो टैगलाइन लेके वो मेरे पास आ गई। तो सारा ने मुझे पूछा, मैम हम क्या कर सकते हैं? वैसे सारा और उसकी फ्रेंड को आपसे ऑपरेट करने का सौभाग्य मिला, दोनों बहुत खुश हैं। और सारा जब मॉमी मेकओवर के बारे में उसको जानकारी चाहिए थी तो हमने सब जानकारी दी। तो सारा जैसी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें अपने शरीर को लेके डिलीवरी के बाद थोड़ा इंफीरियर, निगेटिविटी, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो उन लोगों के लिए मॉमी मेकओवर ये एक बढ़िया सर्जरी है, इट्स बून फॉर देम। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। और जैसे सारा और उसकी फ्रेंड की सर्जरी आपने की डॉक्टर ध्रुव, तो हमें सबको आज बताना है कि ये मॉमी मेकओवर क्या होता है। तो डॉक्टर ध्रुव हमें ये बता देना कि मॉमीज मेकओवर में कौन कौन सी सर्जरीज आती है, कौन कौन सी प्रोसीजर्स आती है। बहुत सारे पेशेंट्स में मॉमी मेकओवर को लेके एक मिसकंसेप्शन है कि मॉमी मेकओवर मतलब ये सेट ऑफ सर्जरीज है कि ये 3 सर्जरीज कर ली तो हो गया। तो ये ऐसा नहीं है।
मॉमी मेकओवर ये अभी रिसेंटली मीडिया ने बनाया हुआ टर्म है, वर्ड है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में मॉमी मेकओवर करके ऐसा प्रोसीजर नहीं है। इट इज अ सेट ऑफ सर्जरीज। मतलब ये सारी सर्जरीज पहले से होते आ रही है। इट्स नॉट लाइक समथिंग न्यू फॉर अस ऑल्सो प्लास्टिक सर्जन्स। सारे जो सर्जरीज इसमें इंक्लूडेड है वो सालों से होते आ रहे हैं। बट जब मीडिया ने देखा कि पर्टिकुलरली पोस्ट डिलीवरी वाले मदर्स ये सेट ऑफ सर्जरीज कर रहे हैं तो उसे मॉमी मेकओवर करके टर्म दिया गया। लेकिन डॉक्टर ध्रुव, पहले जमाने में लड़कियां 3-3, 4-4, 5-5 डिलीवरीज करती थी, लेकिन उस समय मॉमी मेकओवर की सर्जरीज और प्रोसीजर्स को उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन मैडम एक हो सकता है द एज ऑफ प्रेगनेंसी। आजकल की फीमेल्स एज आगे बढ़ गया है। इट्स इन देयर 30s, लेट 30s। जैसे सारा ने 35 में कर दिया। 35 में स्टार्ट किया। तो बेसिकली अगर हम फिजियोलॉजी देखें बॉडी की, तो आफ्टर योर 20s, पहले जमाने में 20s के पहले बच्चे ऑलमोस्ट एंड वाले बच्चे चल रहे हैं तब। तो अभी 30s में बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आफ्टर आवर 20s हमारा बॉडी का कोलेजन प्रोडक्शन बंद हो रहा है और डिप्लीशन शुरू हो रहा है। सो ईयरली डिप्लीशन होता है। यस, मतलब एक बेसिक रेट देखे तो अबाउट 1% एवरी ईयरली योर फिनिश आपका कोलेजन कम हो रहा है। एंड कोलेजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इलास्टिसिटी। आपका जो स्किन का फर्मनेस, मसल्स की इलास्टिसिटी, हर एक चीज में कोलेजन प्रेजेंट है। इट्स प्रेजेंट इन योर मसल्स, इन योर स्किन, इन योर आर्टरीज, सारे वेसल्स में कोलेजन रहता है। इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कोलेजन। जितना कोलेजन ज्यादा उतनी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा है। बट 30s, लेट 30s में कोलेजन क्वांटिटी ही कम हो गई तो इलास्टिसिटी भी कम हो गई। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बच्चा पेट में है तब हमारा एब्डोमिनल मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, और स्ट्रेच भी 2 डायरेक्शंस में हो रहे हैं। वर्टिकली भी हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो रहे हैं। इसके वजह से हमारी स्किन भी बढ़ रही है, स्किन भी स्ट्रेच हो रही है, स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं। स्ट्रेच मार्क्स है, इसका मतलब स्किन ऑलरेडी डैमेज हो रही है अंदर से। इलास्टिक फाइबर्स उतने स्ट्रांग नहीं है कि दे विल मेंटेन दैट स्ट्रेच। तो पोस्ट डिलीवरी उतना इफेक्टिव रिकॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। उसकी वजह से ये सारे फिजिकल कंडीशंस दिखाई देते हैं, जैसे पेट के जो फोल्ड्स है वो वैसे रह जाते हैं, जो मसल स्ट्रेच हुए हैं वर्टिकल स्ट्रेच कम हो जाता है, क्योंकि हमारे एब्डोमिनल मसल्स का एक्शन ही वर्टिकल एक्शन है। बट एब्डोमिनल मसल्स का एक्शन हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेच हुआ है वो तो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे तो एक्शन नहीं है हमारे एब्डोमिनल मसल्स। इट्स जस्ट अ वर्टिकल एक्शन। वो ऐसे अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड ऐसे है, उसका एक्शन ऐसा है। इट्स नॉट रिड्यूसिंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच। तो वो प्रॉब्लम रह जाता है। वेस्ट साइज बढ़ जाता है। दूसरे चेंजेस हमें ब्रेस्ट में दिखते हैं, विच इज अ मेजर कंसर्न फॉर मोस्ट ऑफ द लेडीज। ब्रेस्ट में ब्रेस्ट ड्रूपी हो जाते हैं, ब्रेस्ट वॉल्यूम कम हो जाता है, सैगी हो जाते हैं ब्रेस्ट। करेक्ट। तो ये बहुत सारी चीजें कैन बी लिंक्ड टू द एज ऑफ प्रेगनेंसी। यस। सो डॉक्टर, मुझे ये बता देना, जो हम अभी बात कर रहे थे कि इतनी सारी मॉमी मेकओवर की प्रोसीजर, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोसीजर्स और कौन कौन सी सर्जरी मॉमी मेकओवर में हो सकती है? विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। करेक्ट। तो टॉप में गए तो मतलब मॉमी मेकओवर में सर्जरीज ही नहीं है, सिर्फ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी आ सकते हैं। जैसे आप हेयर लॉस के लिए या हेयर वीकनिंग के लिए आप हेयर ट्रीटमेंट्स ले सकते हो। फेस में अगर डलनेस आ गया है तो आप फेस के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जैसे लेजर्स हो गए, पील्स हो गए, टॉपिकल एप्लीकेशंस हो गए। कुछ आपको छोटी छोटी फेस के लिए सर्जरीज करनी है, आप ब्लेफेरोप्लास्टी कर सकते हो। आपको अगर फुलनेस चाहिए, यूथफुल लुक चाहिए थोड़ा, तो आप फैट ग्राफ्टिंग कर सकते हो। अगर किस जगह पे फैट डिपॉजिटेड है एक्स्ट्रा, जैसे टिपिकली डबल चिन आ जाती है, तो डबल चिन आ जाती है तो जॉ डेफिनेशन गायब हो जाता है। तो उसके लिए हम डबल चिन एरिया का लाइपोसक्शन कर सकते हैं। आर्म्स पिट में भी वो एक्सिलरी टेल आ जाते हैं। एक्सिलरी ब्रेस्ट, वो भी एक बड़ा कंसर्न है। मतलब प्रेगनेंसी के पहले तक जस्ट ब्रेस्ट्स रहते हैं, बट जब प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस में ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं
तो ब्रेस्ट ग्लैंड जो एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस रहता है वो वो वापस भी बड़ा डेवलप हो होता जाता है। वो डेवलप होता है तो यू गेट अ स्लीवलेस नहीं पहन नहीं सकती पहन वो। सकते। बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि ये फैट है। इट्स नॉट फैट, इट्स अ टेल, इट्स ब्रेस्ट टिश्यू। यस। तो उसका लाइपोसक्शन वहां पे ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो यू हैव टू डू लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन। ओके ओके ओके, यस। तो ब्रेस्ट आ जाता है, ब्रेस्ट के प्रॉब्लम्स आ गए। फिर जैसे हम आर्म्स लाइपोसक्शन हो गया, एक्सिलरी ब्रेस्ट ट्रीटमेंट हो गया, नॉर्मल ब्रेस्ट के ट्रीटमेंट्स भी बहुत है। अभी ब्रेस्ट में दो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एक तो ब्रेस्ट टॉसिस मतलब ब्रेस्ट का ड्रूपीनेस, एंड सेकंड इज ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के साइज बढ़ जाते हैं एंड वो बल्की हो जाते हैं। तो वो बल्कीनेस रिड्यूस करने के लिए भी वी कैन डू अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। और ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के साथ वी गिव अ लिफ्ट ऑल्सो, क्योंकि रिडक्शन मतलब सिर्फ लाइपोसक्शन करना नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन करेंगे तो प्रॉब्लम और वर्स हो जाएगी, स्किन और लूज हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक इमेजिन कीजिए, एक गुब्बारा है, हवा से भरा है। इन दिस केस हम फैट पकड़ लेते हैं हवा, मतलब गुब्बारे की जब हम हवा निकालेंगे, फैट को लाइपोसक्शन करेंगे, तो गुब्बारे का सरफेस या स्किन कैसी होगी, रिंकल्ड हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे और वर्स होगा। तो हमें ग्लैंड निकालना है, फैट निकालना है और स्किन भी निकालना पड़ता है। स्किन भी निकालना पड़ता है। तो ब्रेस्ट की सर्जरीज हो गई। सेम थिंग एब्डोमेन में है। एब्डोमेन में हम फैट लाइपोसक्शन कर सकते हैं स्टबन एरियाज में, वेस्ट रीजन में, बैक रीजन में। टिपिकली ब्रा स्ट्रैप के नीचे ब्रा रोल का एक फोल्ड आ जाता है फीमेल्स में, वो लाइपोसक्शन से कम कर सकते हैं। एब्डोमेन के लिए लाइपोसक्शन हो गया। टमी टक सर्जरी हो गई, जिसमें हम लाइपोसक्शन और जो एक्स्ट्रा स्किन है वो हमें कट करके निकालनी पड़ती है। तो एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई। बटक्स पे भी डिपॉजिट हो जाता है, स्टबन फैट डिपॉजिट होता है, तो वो भी कैन आल्सो बी एड्रेस्ड विद लाइपोसक्शन। लेकिन इतनी सारी हम चीजें करते हैं, तो यहाँ जहाँ का कटिंग हो जाता है, जहाँ का लाइपोसक्शन हो जाता है, टकिंग होता है, उस सारी जगह इतने सारे स्कार्स हो जाएंगे, तो उस स्कार्स को कैसे हम हैंडल करेंगे? कोई भी सर्जरी विदाउट अ स्कार इज नॉट पॉसिबल। तो अभी उसके लिए, क्योंकि हम अच्छा दिखने के लिए ये कर रहे हैं, तो इतने सारे स्कार्स आ गए, तो फिर हमें वही पे प्लास्टिक सर्जन्स की एक्सपर्टीज आती है कि हाउ कैन यू मिनिमाइज द स्कार। ओके, स्कार जीरो तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो स्कार को छुपा तो सकते हैं। ओके ओके। तो टमी टक का स्कार हम अंडरगारमेंट्स के अंदर छुप जाए ऐसे रखते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन के स्कार्स ऐसे लोकेशंस पे रहते हैं कि आप बिकनी पहनोगे तो भी नहीं दिखेंगे। ओके, यस। तो स्कार्स आर हिडन scars are fine lines, and those lines are merged with the body lines, right? body lines, skin के creases में वो छुपा देते हैं। डॉक्टर, इसकी रिकवरी कैसी होती है? क्योंकि इतनी सारी सर्जरीज हम करने वाले हैं, ये सब केसेस में सब सर्जरीज तो होगी नहीं होंगी। जिनको जो चाहिए वो हमें करना पड़ेगा पेशेंट के प्रायोरिटी पे। अगर किसी का मेरे लिए फेस प्रायोरिटी है मेरी, तो हम फेस की सर्जरीज पहले कर सकते हैं। किसी की प्रायोरिटी है बॉडी, जैसे ब्रेस्ट और एब्डोमेन मुझे साथ में करना है, तो वो दोनों चीजें, जैसे सारा में हमने एब्डोमिनोप्लास्टी विद ब्रेस्ट रिडक्शन एंड लिफ्ट किया था, तो ये दो चीजें, she was very happy with तो ये ऐसे सर्जरीज हम कंबाइन कर सकते हैं। बट सारे सर्जरीज एक में इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स सर्जरी टाइम बढ़ जाता है, एनेस्थीसिया का टाइम बढ़ जाता है, सर्जन पे लोड होता है, इसेंशियल भी नहीं होता। इसेंशियल, और बॉडी को रिकवर करने के लिए भी वी कैन नॉट डू सो मेनी सर्जरीज। जो इम्पोर्टेंट है, जिस जगह पे उसको वो इंस्टेंट कम करना है, प्रायोरिटी जो है वही हमें दैट वी कैन एड्रेस इन द फर्स्ट सर्जरी, एंड नेक्स्ट सर्जरी अराउंड 4-6 मंथ्स के बाद हम दूसरा सर्जरी प्लान कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये सारी सर्जरीज रहती है, उसकी रिकवरी कैसे है? ऐसे देखे तो ब्रेस्ट रिडक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टीज जो है वो मेजर सर्जरीज है, उसका रिकवरी टाइम थोड़ा ज्यादा होता है। यानी कि ये दो सर्जरीज हम करेंगे तो कितने दिन ऑफिस में वो नहीं जा सकते? मिनिमम 2 weeks विल हैव टू स्टे एट होम। वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, यू कैन सिट ऑन अ चेयर। आपको इनफैक्ट हम सर्जरी के सेम डे पे आपको हॉस्पिटल में वी मेक यू मूव अराउंड, आपको चलने लगाते हैं हम। इट्स नॉट लाइक ऑपरेशन होने के बाद आपको हफ्ता भर बेड में ही लेटे रहना है, नहीं।
नेक्स्ट डे आपका कैथेटर भी निकाल देते हैं हम, सो दैट आप उसके लिए भी चलो. ओके. सो एज अ सर्जन वी वांट यू टू वॉक, वी वांट यू टू मूव अराउंड. उससे स्वेलिंग कम होती है जल्दी, रिकवरी फास्टर होती है, डीवीटी का रिस्क कम होता है उससे. यानी कि जो ब्लड रक्त क्लॉट्स की गांठ, आ जाते हैं वो correct. उसकी रिस्क कम हो वो एक जाती है. कॉम्प्लिकेशन है मेजर सर्जरीज के बाद, क्योंकि पेशेंट्स मूव नहीं करते तो पैर में रक्त की गांठ बन सकती है, डीवीटी. ओके. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि इन सारी सर्जरीज के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो गए? करेक्ट. जैसे हर एक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वैसे इन सर्जरी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है ऑपरेटिव साइट से, फिर जो टाके हैं हमारे वो धीरे हील हो सकते हैं, या फिर टाके के यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है. पर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस कैन बी हैंडल. करेक्ट. इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए वी गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक्स. 7 दिन के एंटीबायोटिक्स रहते हैं, पेन किलर्स रहते हैं पेशेंट के, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहते हैं. इन सारों से कॉम्प्लिकेशंस का रेट कम हो जाता है. एंड इवन इफ दिस कॉम्प्लिकेशंस ऑकर दे कैन बी मैनेज्ड. कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि विच कैन नॉट बी मैनेज्ड. यस. ये सारे प्रोसीजर जो है वो एनेस्थेशिया के अंडर होते हैं, यानी कि पेनलेस रहते हैं. Anesthesia is general anesthesia for major mommy makeover surgery. सारे सर्जरीज जनरल एनेस्थीसिया में रहते हैं. लेकिन मेरा ये कहना है, हम पेट के नीचे की सर्जरी कर रहे हैं, टमी टक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जनरल एनेस्थीसिया? Yes, उसके लिए, क्योंकि टमी टक के वक्त वी नीड मसल रिलैक्सेशन. ओके. टमी टक के वक्त हम मसल टाइट भी कर रहे हैं, मतलब जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड मैंने मेंशन किया था, वो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हम रिड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सूचर्स. हम सूचर्स लेके उन मसल्स जो स्प्रेड हो गए उन्हें पास में ला रहे हैं, वेस्ट का साइज कम कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें एब्डोमिनल मसल्स लैक्स चाहिए, लूज चाहिए, विच कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड इन जनरल एनेस्थीसिया, नॉट इन रीजनल. नो. हम बता सकते हैं एनेस्थेटिस्ट को कि आई वांट द एब्डोमेन लैक्स. फिर जब हम एब्डोमेन टाइट कर रहे हैं, मसल्स टाइट कर रहे हैं, तब वी ऑल्सो हैव टू आस्क द एनेस्थेटिस्ट ब्रीदिंग का कंट्रोल, या फिर उस टाइटनेस का पेशेंट के ब्रीदिंग पे कितना इफेक्ट हो रहा है. अगर हमने एक लेवल पे टाइट कर दिया एंड एनेस्थेटिस्ट ने बोला कि नहीं इसका प्रेशर ज्यादा है, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर अगेन अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग प्रेशर, तो अगर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हमें थोड़े लूज करना पड़ता है. एंड दैट इज व्हाई जनरल एनेस्थीसिया इज नीडेड. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. डॉक्टर, ये जो सारी सर्जरीज है, ये सर्जरीज समझो पहले डिलीवरी हमारी हो गई और तब भी हमने महसूस किया कि ये सारी प्रॉब्लम है, मुझे रेक्टिफाई करनी है, लेकिन मुझे दूसरा भी बेबी चाहिए, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि ये दूसरे बेबी का डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट होने के बाद करना है, या आप दूसरे डिलीवरी के दौरान ये सारा कर सकते हैं? दो डिफरेंट क्वेश्चंस है, बट इंटरेस्टिंग आंसर्स है इनके. You have to wait till you complete your family planning. And breastfeeding as well. मतलब सेकेंड सर्जरी कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली नहीं कर सकते आप. आपको ड्यूरिंग सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकते. बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तब सारी चीजें इन्फ्लेम्ड है. आपका ऑलरेडी प्रेगनेंसी का स्वेलिंग है वहां पे, आपका खुद का बॉडी चीजें श्रिंक करने वाला है. तो मैं उस टाइम पे आई कैन नॉट डिसाइड कि इतना स्किन एक्स्ट्रा है करके. आई हैव टू गिव द बॉडी टू वर्क. बॉडी काम करेगा, अपना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर जितना बचेगा उतना हम तो मिनिमम 6 months वी हैव टू वेट आफ्टर द लास्ट डिलीवरी. ब्रेस्ट फीडिंग भी खत्म होके 6 महीना रुकना है. देयर शुड बी नो मिल्क डिस्चार्ज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन. ओके, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न होता है कि जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो पेशेंट हमें पूछते हैं कि मैम बहुत ही ज्यादा फैट है, वो तब भी आप थोड़ा सा फैट निकाल लेना. तो उनके लिए ये प्रश्न मैंने स्पेसिफिकली पूछा था, क्या ये हम सर्जरी के दौरान या सिजेरियन के दौरान कर सकते हैं? और एक इसका रीजन है कि नहीं कर सकते, वो है कि इसका रिकवरी भी अलग है. यू कैन नॉट लिफ्ट हेवी थिंग्स. आप बच्चे को खुद मतलब उठा नहीं सकते ऑपरेशन के बाद, फिर उसका रिकवरी ऐड हो जाता है. और डिलीवरी के बाद आपको आपका ख्याल रखना है, आपके बच्चे का ख्याल रखना है. Correct. तो उसमें ये चीज ऐड करना इट डजंट मेक सेंस. जब हम ये सर्जरीज कराते हैं, समझो हमने टमी टक सर्जरी करा लिया है, तो सर्जरी के बाद हमें कौन सा परहेज रहता है, हमें किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हमें ये चीज नहीं करनी है?
तो फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, पहले 2 हफ्ते तक हमें थोड़ा झुक के चलना है, क्योंकि हमारा जो सूचर लाइन रहता है वो हील होने तक हमें उस पर प्रेशर नहीं डालना है. अगर हम स्ट्रेट खड़ा रहेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, तो स्कार स्प्रेड होगा. करेक्ट. जो सूचर्स है वो टूट सकते हैं. इसलिए हमें पहले 2 हफ्ते थोड़ा झुक के चलना है. रिगरस या हेवी एक्टिविटीज नहीं करनी है. 4-5 किलो से ज्यादा कुछ उठाना नहीं है. ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. बाकी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एज सच कुछ नहीं है. हेल्दी डाइट खाओ. एक एडवाइस ये होती है कि यू ईट अ रिच फाइबर डाइट, सो दैट आपको टॉयलेट के वक्त ज्यादा स्ट्रेन ना करना पड़े. हीलिंग के लिए विटामिन Healing सी के होना लिए वो चाहिए, तो इसीलिए सिट्रस Correct. फूड खाना जरूरी है. हाइड्रेशन अच्छा बनाए Hydration. रखना है. तो हमारे स्टैंडर्ड बैलेंस डाइट, हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई फाइबरस डाइट Fibrous वही diet. तो हमें लेनी है. ऑल्सो पेशेंट शुड अवॉइड हाई सॉल्ट फूड या फिर पैकेज्ड फूड, क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट वाला खाना चलता है, बट एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं हम, या फिर पैकेज्ड फूड जो होता है उसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा रहता है, प्रिजर्वेटिव्स में वगैरह. तो सोडियम कंटेंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी वाटर रिटेंशन करता है. वाटर रिटेंशन होता है, स्वेलिंग होता है. वो स्वेलिंग प्लस ऑपरेटिव स्वेलिंग, तो हीलिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. खिंचाव आ सकता है स्टिचेस पे. इसलिए वी एडवाइस अ नॉर्मल हेल्दी डाइट. कोई चिप्स नहीं, फ्रेंच फ्राइज नहीं, मैगी, पास्ता, ऐसी चीजें अवॉइड करनी है. तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है, तो स्टार्वेशन में ही रहना पड़ेगा. Okay. Healthy diet is Healthy mandatory. Yes. So what lifestyle advices you would like to give? Lifestyle में क्या बदलाव करना है? अभी ये काम तो मतलब सर्जन ने कर दिया, आपकी बॉडी कंटूर कर दी, शेप दे दिया, अच्छा स्टबन एरियाज का फैट निकाल दिया. अगर आपको ये रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म मेंटेन करने हैं तो यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, इनकलकेट एक्सरसाइज इन योर रूटीन, रेगुलर एक्सरसाइजेस. दैट्स इट. और कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. समझो लाइपोसक्शन के दौरान आपने पेट के ऊपर का, पेट पे जो है, पेट का साइड का, पेट की साइड का फैट आपने निकाल लिया, तो दोबारा उस जगह अपना फैट जम सकता है? वहां पे नहीं जमेगा. मतलब जो एरियाज हमने लाइपोसक्शन में ट्रीट की है, वहां के नंबर ऑफ फैट सेल्स हम कम कर रहे हैं, तो बॉडी डजंट डिपॉजिट फैट देयर. बट अगर आप अनहेल्दी डाइट रखोगे, स्वीट्स खाओगे, ज्यादा कैलोरी इंटेक होगा, बॉडी फैट कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी. तो फिर आर्म हो जाएंगे, लेग्स हो जाएंगे, थाइज हो जाएंगे, तो वो बड़ी बड़ी होगी. इंटरनल जो इंटरनल फैट या विसरल फैट है वहां पे डिपॉजिट कर सकता है बॉडी. डॉक्टर ध्रुव, मुझे एक बात बताना. हम अभी जो सब बात कर रहे थे, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये सिजेरियन की डिलीवरी के बाद जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेशंस हम थोड़े से डिस्कस कर रहे थे. लेकिन जब मम्मी की डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी हो जाती है, तो वजाइनल डिलीवरी के बाद भी कभी उनको लैक्सिटी फील होती है, कभी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि खांसी के बाद, हंसने के बाद और कफ के बाद यूरिन का लीकेज हो जाता है. तो ये सारे कंसर्न्स जो रहते हैं, तो ये सारे मॉमी मेकोर की सर्जरीज में आ जाते हैं. यस. सो वी मिस दैट पार्ट. तो एब्डोमेन के बाद नीचे का एरिया है वजाइनल रिजुविनेशन. दैट कैन बी वेरी वेल एड्रेस्ड इन दीज सर्जरीज. मतलब वजाइनल रिजुविनेशन में 2 पार्ट्स है. यू कैन ईदर एड्रेस देम नॉन सर्जिकली, लेजर से, बट इफ द लैक्सिटी इज टू मच, 3 फिंगर से भी ज्यादा लैक्सिटी है, then we have to go for a surgical vaginal tightening. और जो incontinence का है, yes, that can be treated with lasers. Yes, lasers. Vaginal floor strengthening exercises. उससे ये सारे conservatively manage हो सकते हैं. और उसके बाद भी regular exercises, Kegel exercises करने की जरूरत होती है. Okay. डॉक्टर ध्रुव, आपको याद है जब सहारा पहली बार हमें मिली थी, आपसे मिली थी, इनफैक्ट आपसे उसने पहला प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर ये सारी सर्जरीज करवाने की जरूरत है क्या? क्या ये एक्सरसाइज से नहीं होता? मैंने उसे यही एक्सप्लेन किया कि सीइंग द नंबर ऑफ स्ट्रेच मार्क्स और डिपोजिशन ऑफ फैट, इसका ये मतलब था कि फैट भी, एंड इट्स नॉट लाइक उसने एक्सरसाइजेस और ये सारे ट्राई किया नहीं था. She had tried crash diets. She had tried heavy exercises. मतलब इस weight पे heavy exercises जैसे running, skipping अगर ये करते तो it again affects her joints also.
जॉइंट्स भी डैमेज हो रहे हैं, यस, इतनी सारी हेवी बॉडी एक्सरसाइज करके उठानी शी है हैड तो ट्राइड एक्सरसाइजेस एंड definitely. एवरीथिंग, तो भी ये कम नहीं हो रहा था। स्किन पे स्ट्रेच मार्क्स है, उसका मतलब स्किन इतनी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने वाली। बॉडी को अगर शेप देना है, स्किन कम करनी है, तो ऑप्शन कट करके उसे वापस सूचर करना यही रहता है फिर। यस, और दूसरा प्रश्न था कि जब मैं ये सारी सर्जरीज करूंगी तो मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, उनको क्या लगेगा कि मैं ये सारी सर्जरी सुंदर दिखने के लिए कर सकती हूँ। तो आपने बहुत सही सवाल दिया था। तो मैंने Yes. उसको पूछा था कि हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू, अगर मैंने आपकी बॉडी, आपको जो डिजायर्ड था, जो आपने इमेजिन किया है, आपको रोज सुबह आप इमेजिन करते हो कि प्री प्रेगनेंसी मेरा बॉडी Toned up था। कैसे था, Correct. वैसे अगर मैंने दे दिया तो आपका क्या चेंज होगा लाइफ में? Yes. I asked her this question. Yes, and she said confidence. Yes, तो self esteem. कॉन्फिडेंस पे बहुत लेट पहुंची सारा। हम्म। पहले तो नहीं, मुझे खुशी होगी, हम्म। मैं हैप्पी होंगी, मेरे हस्बैंड हैप्पी होंगे। मैंने बोला उस सारी चीजों से होगा क्या? अल्टीमेटली शी केम अप टू द आंसर, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। Correct. कॉन्फिडेंस से फिर मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, पर्सनल लाइफ बैलेंस, Yes. मेरा खुद के साथ रिलेशनशिप, मेरे Interpersonal हस्बैंड के साथ relationship, रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। तो मैंने उसको यही बताया कि डू इट ओनली इफ इट इज बॉदरिंग यू, इफ इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, एंड इफ इट इज गोइंग टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद यू एंड योर हस्बैंड, तो ही जाओ, नहीं तो दिस इज अ कंप्लीटली इलेक्टिव सर्जरी। That's true. Yes. करने का कोई कंपल्शन नहीं है, Yes. ये खुद के लिए करो, दैट्स इट। लोग क्या कहेंगे ये बात का क्वेश्चन है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट ऑल्सो। आपको क्या लगता है? आपको खुद को लगता है? क्या लग रहा है? यस, डॉक्टर ध्रुव, ये मोमी मेकओवर की सर्जरी जो रहती है वो बहुत सारी सर्जरीज रहती है, और कभी कभी आपने जैसे बताया टमी टक जैसी सर्जरी, ब्रेस्ट रिडक्शन वाली सर्जरीज, वो वैसे बड़ी सर्जरीज होती है। तो किसने, कौन सी मॉमीज ने ये सर्जरीज अवॉइड करनी है? बहुत सारी मम्मीज को पोस्ट डिलीवरी, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सिस्टमिक इलनेसेस शुरू होते हैं। डायबिटीज हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर शुरू हो सकते हैं। तो इन फीमेल्स को वंस दीज कंडीशंस आर ट्रीटेड और ब्रॉट अंडर कंट्रोल, उसके बाद दे कैन गो फॉर दिस सर्जरीज। बट विद दीज सिस्टमिक कंडीशन, सिस्टमिक इलनेसेस, थोड़ी एनेस्थीसिया रिस्क बढ़ सकती है, इन्फेक्शन की रिस्क बढ़ उन्होंने वो सकती है, नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। वंस दे आर अंडर कंट्रोल, देन दे शुड गो फॉर दिस। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर ध्रुव, आप आज ने बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी। मुझे लगता है जैसे सारा को और उसके फ्रेंड को हेल्प हुआ, वैसे बहुत सारी लड़कियों को इसकी मदद होने वाली है। ऑन अ एंड नोट, मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी मदर्स ये कंसिडर कर रही है, उन्होंने अच्छी तरह से इस डिसीजन को कंसिडर करना है, ये स्टेप लेनी है या नहीं, उसके लिए थॉट देना है। एंड सर्जरी के पहले अपना प्लास्टिक सर्जन ध्यान से चुनिए। ये सर्जरीज प्लास्टिक सर्जन से ही करवानी है। बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हर एक सिटी में इंडिया में है, हर एक के इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे है। तो सर्जन आपका वाइजली चूज करे। वैसे कोई भी सर्जन वाइजली ही चूज करना चाहिए, कोई भी डॉक्टर हमें वाइजली चूज करना चाहिए। बट आई जस्ट वांटेड टू एम्फेसिस ऑन दैट पॉइंट। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।